नमस्कार दोस्तों। आपको प्रश्न पूछा जाता है कि नाटक के उद्भव और विकास के ऊपर विस्तृत चर्चा कीजिए। तो आपको जो स्वतंत्रता तक 1868 से लेकर 1947 तक का जितना भी नाटक के ऊपर कार्य हुआ है उसकी विस्तृत चर्चा करनी है। तो इसलिए सर्वप्रथम हमें जो है कि जो आधुनिक काल है उसको 5 विभागों में बांटा गया है, मगर हम जो ज़्यादातर है वह अलग अलग विधाओं में अलग अलग रूप से उसको पहचानते हैं। तो इसीलिए यहाँ पर देखिए कि ये जो गद्य विधाएँ हैं उसको अलग अलग जिस लेखक ने जो अच्छा कार्य किया है उनको केंद्र में रख कर उसके विभाजन को सरलता से उसको जानने के लिए उसके विभाजन को केंद्र में रखकर देखा जाता है। तो वैसे देखा जाए तो यहाँ पर हम 4 विभाग कर सकते हैं। भारतेंदुकालीन नाटक, द्विवेदी कालीन नाटक, प्रसाद युग नाटक और प्रसादोत्तर युग नाटक। या फिर हम अगर जयशंकर प्रसाद जी को केंद्र में रखकर अगर हम चर्चा करें तो पूर्व प्रसाद युग और प्रसादोत्तर युग, इस प्रकार भी हम बांट सकते हैं। तो सर्वप्रथम हम चर्चा करेंगे भारतेंदुकालीन नाटक, जिसको हम पूर्व प्रसाद युग भी कह सकते हैं, जिसमें भारतेंदु और द्विवेदी दोनों युग की बात आ जाती है। तो देखा जाए तो भारतेंदु युग से पहले नाटक की रचनाएं लिखी जा चुकी थी, लेकिन उनमें प्राय नाट्य कला का अभाव था। इसलिए हिंदी नाटक का वास्तविक आरंभ हम भारतेंदु युग से ही माना जा सकता है। इस युग में एक तरफ विभिन्न विषयों पर मौलिक नाटक लिखे गए तो दूसरी तरफ संस्कृत, बंगला और अंग्रेजी आदि भाषाओं से अनेक नाटकों के उत्तम अनुवाद हुए। यानी कि जो पहले आज हम जिसको कहते हैं नाटकीय तत्व, तो उन तत्वों का थोड़ा बहुत भारतेंदु के युग से पहले अभाव था, जो यहाँ पर थोड़ा थोड़ा दूर होता हुआ नजर आता है। और अच्छे नाटक कैसे होते हैं यह बताने के लिए संस्कृत, बांग्ला और अंग्रेजी नाटक, जो अच्छे नाटक थे, उनका अनुवाद भी देखने को मिलता है। मौलिक और अनुदित दोनों प्रकार के नाटक लेखन में भारतेंदु का स्थान सर्वोपरि है। इन्होंने नाटक, नाटिका और प्रहसन आदि लिखकर विविध नाट्य रूपों का प्रयोग किया। सत्य हरिश्चंद्र, भारत दुर्दशा, नील देवी जैसे नाटक, चंद्रावली और प्रेम योगिनी जैसी सरस नाटिकाएं तथा वैदिक हिंसा, हिंसा न भवती, अंधेर नगरी जैसे प्रहसन लिखकर उन्होंने आधुनिक हिंदी नाटक का एक नया मार्ग प्रशस्त किया। संस्कृत से रत्नावली, कर्पूर मंजरी, मुद्रा राक्षस जैसे नाटकों तथा शेक्सपियर के मर्चेंट ऑफ वेनिस का सफल अनुवाद करके हिंदी नाटक को समृद्ध बनाने का महत्वपूर्ण योगदान दिया है। अब देखिए, भारतेंदु के अतिरिक्त भी इस युग में अनेक नाटककारों ने मौलिक नाटक लेखन के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान दिया है। जैसे ऐतिहासिक नाटक दृष्टि से देखें तो श्रीनिवास दास रचित संयोगिता स्वयंवर, राधाचरण गोस्वामी रचित अमर सिंह राठौर और राधा कृष्ण दास लिखित महाराणा प्रताप का महत्वपूर्ण स्थान है। यहाँ पर देखिए, यह जो है राधा कृष्ण दास द्वारा लिखित जो महाराणा प्रताप, उसको अद्भुत नाटकों में से एक माना गया है, ऐतिहासिक में से। सामाजिक संदर्भों को लेकर लिखे गए नाटकों में बालकृष्ण भट्ट की नई रोशनी का विष, अंबिका दत्त व्यास के भारत सौभाग्य, राधा कृष्ण दास रचित दुखिनी बाला और गोपाल राम धमरी के भारत दुर्दशा आदि नाटक उल्लेखनीय हैं। तो यहाँ पर देखिए, यह जो है कि नई रोशनी का विष, तो जो पाश्चात्य संस्कृति है उसके पीछे जो लोग दौड़ लगा रहे हैं उनके ऊपर उन्होंने उनको केंद्र में रखकर लिखा है। ठीक है। रोमानी प्रकार के नाटकों में श्रीनिवास दास कृत रणधीर मोहिनी तथा किशोरीलाल गोस्वामी रचित प्रणयिनी, परिणय और मयंक मंजरी ध्यानाकर्षक है। इनके अतिरिक्त भी अनेक छोटे बड़े नाटक और प्रहसन इस युग में मिलते हैं। ये सभी नाटक एक और विशुद्ध मनोरंजन का कार्य करते हैं,
देश प्रेम, संस्कृति प्रेम और मानव मात्र के प्रति निस्वार्थ प्रेम आदि का संकेत इनमें प्राप्त होता है। इन नाटकों पर संस्कृत के नाटकों का विशेष प्रभाव है। साथ ही पश्चिमी नाट्य तत्वों से भी इस युग में नाट्य साहित्य को थोड़ा बहुत प्रभावित अवश्य किया है। कुल मिलाकर भारतेंदु युगीन लेखकों ने अनेक सफल मौलिक नाटक लिखकर आगामी युग के लिए एक भूमिका प्रदान की है, तैयार की है और हिंदी रंगमंच की अभी कोई निश्चित दिशा नहीं अंकित हो पाई थी। ठीक है, तो अनुदित नाटक लेखन की दृष्टि से भारतेंदु युग का अपना विशिष्ट प्रदान है। अब देखिए यहाँ पर भारतेंदु से पूर्व राजा लक्ष्मण सिंह अभिज्ञान शाकुंतलम का रोचक अनुवाद कर सबका ध्यान आकर्षित कर चुके थे। इस युग में लाला श्रीनिवास दास ने उत्तम रामचरित, मालती माधव, मालविकाग्निमित्रम, मृच्छकटिक आदि का सुंदर अनुवाद करके हिंदी नाट्य प्रेमियों को बहुत बड़ी सेवा की। ज्वाला प्रसाद सिंह ने वेणीसंहार का आदर्श अनुवाद प्रस्तुत किया। बंगला भाषा से सबसे ज़्यादा अनुवाद माइकल मधुसूदन के नाटकों के हुए। उनके पद्मावती नाटक का अनुवाद बालकृष्ण भट्ट ने किया। अंग्रेजी से सर्वाधिक नाटक अनुवाद शेक्सपियर के नाटकों का हुआ। आगे भी हमने देखा मर्चेंट ऑफ वेनिस, द कॉमेडी ऑफ एरर, एज यू लाइक इट, मैकबेथ और रोमियो जूलियट आदि नाटकों के अनुवाद ने हिंदी नाटक को पाश्चात्य नाट्य तत्वों की ओर आकर्षित किया। इस युग के कई नाटकों में भारतीय और पाश्चात्य नाटकीय तत्वों के समन्वय की प्रवृत्ति आरंभ हो चुकी थी। तो इस प्रकार हम देख सकते हैं कि ऐतिहासिक, काल्पनिक, रोमानी, सामाजिक अनुवाद, इस प्रकार विभिन्न प्रकार के जो नाटक की जो पृष्ठभूमि थी, जो तैयार हो रही थी, जो आगे जाके हमको द्विवेदी काल में देखने को मिलती है। तो देखिए द्विवेदी युगीन नाटक विकास की रूपरेखा इस प्रकार है। नाट्य साहित्य के विकास की दृष्टि से द्विवेदी युग का प्रदान भारतेंदु युग की तुलना में बहुत कम है। इस युग में कोई भी ऐसा प्रमुख नाटककार नहीं जिससे कोई विशेष नाटक प्रतिभा हो। कथ्य और शिल्प दोनों दृष्टियों से इस युग के नाटक साहित्य की कोई उल्लेखनीय उपलब्धि दिखाई नहीं देती। यद्यपि नाटक अनेक लिखे गए, किंतु नाट्य कला के उत्कर्ष का प्रायः अभाव है। मौलिक नाटकों में ऐतिहासिक, पौराणिक विषयों पर आधारित नाटक लिखे गए तो युगीन संदर्भों पर आधारित नाटक भी प्राप्त होते हैं। रोमांचकारी घटनाओं पर आधारित प्रहसन मिलते हैं। दूसरी ओर संस्कृत, अंग्रेजी और अन्य प्रादेशिक भाषाओं से अनुवाद नाटक भी देखने को मिलते हैं। पौराणिक और ऐतिहासिक विषयों पर लिखे गए नाटकों के अंतर्गत राधाचरण गोस्वामी दासकृत श्रीदामा, शिवनंदन सहाय रचित सुदामा, जयशंकर का करुणालय और राजश्री, बद्रीनाथ भट्ट लिखित करुवन दहन और चंद्रगुप्त माखनलाल चतुर्वेदी रचित कृष्ण अर्जुन युद्ध तथा वृंदावन वर्मा का सेनापति उदल आदि प्रमुख रचनाएं हैं। युगीन समस्याओं पर आधारित नाटकों में प्रताप नारायण मिश्र रचित भारत दुर्दशा और मिश्र बंधु लिखित नेत्रोन्मिलन उल्लेखनीय है। इन नाटकों में नाट्य कला के स्थान पर सुधारवादी दृष्टिकोण प्रबल है। रोमांचकारी नाटकों में नाटक प्रमुखतः पारसी रंगमंच की दृष्टि से लिखे गए हैं। ऐसे नाटक व्यवसायी नाटक मंडलियों को केंद्र में रखकर लिखे जाते थे। चमत्कृति पैदा करने के लिए ये नाटक मंडलियाँ चमक दमक पूर्ण रंग सजा, रंग बिरंगी वेशभूषा तथा चमत्कार पूर्ण दृश्यों की योजना करती थी। अधिकांश नाटकों के प्रारंभ में कोरस की योजना होती थी और मुख्य कथा के साथ साथ दर्शकों के मनोरंजन के लिए प्रहसन भी चलता था। प्रायः उर्दू फारसी शब्दों का प्रयोग अधिक किया जाता था। वस्तुतः पारसी थिएटर का मुख्य उद्देश्य दर्शकों का मनोरंजन तथा धनोपार्जन था।
अनेक नाटक मंडलियाँ इस कार्य में सक्रिय थी। इस प्रकार के नाटक लिखने वालों में सैयद मेहंदी एहसान, मोहम्मद मियाँ, रौनक, हुसैन मियाँ, जरीफ और राधे कृष्ण कथावाचक का नाम मुख्यतः लिया जा सकता है। पारसी नाटक मंडलियों की व्यावसायिक वृत्ति की प्रतिक्रिया के रूप में कुछ ऐसी नाटक मंडलियाँ अस्तित्व में आई जिनका उद्देश्य साहित्यिक और रंगमंचीय था। काशी नागरी नाटक मंडली, भारतेंदु नाटक मंडली, श्री रामलीला नाटक मंडली आदि इस प्रकार की नाटक मंडलियाँ हैं। इस युग में देखिए विभिन्न भाषाओं के कुछ अच्छे नाटकों के अनुवाद भी हुए, जैसे लाला श्री सीताराम ने मृच्छकटिक और सत्यनारायण कविरत्न ने उत्तर रामचरित का अच्छा अनुवाद किया। अंग्रेजी से शेक्सपियर तथा फ्रेंच से मेलियर के नाटकों का अनुवाद किए गए, बंगला भाषा से कुछ अनुवाद किए गए और अनुवाद की प्रवृत्ति के नाटकों को समृद्ध नहीं किया, किंतु कुछ अच्छे नाटक पाठकों को पढ़ने जरूर मिले। कुल मिलाकर इस युग में न तो बहुत अच्छा नाटक लिखे गए और न रंगमंचीय कला का उचित विकास ही हो सकता था, क्योंकि देखिए यहाँ पर जो है पारसी नाटक मंडलियाँ थी, उनका मुख्य उद्देश्य क्या होता था? तो उनका मुख्य उद्देश्य होता था लोगों को मनोरंजन करवाना और उनकी जेब ढीली करना। तो यहाँ पर उस कार्य को केंद्र में रखकर उन्होंने ज़्यादातर नाटकों का निर्माण किया था। इसलिए यहाँ पर अच्छे नाटकों का निर्माण नहीं के बराबर हुआ है। और ऐसा नहीं कि कम नाटक लिखे गए, मगर जिसको हम नाटकीय तत्वों के आधार पर अगर हम देखें तो एक भी सफल नाटक देखने को मिलता नहीं है। मगर हम देखते हैं कि जयशंकर प्रसाद ने यहाँ पर शुरुआत में 2 नाटक लिखे थे और उनका जो विकास होगा हम देखेंगे कि प्रसाद युगेन नाटक, जिसमें हम उनके जो कार्य है, उनके जो अच्छे अच्छे नाटक है उनकी चर्चा करेंगे। प्रथम हम चर्चा करें तो प्रसाद युगेन नाटक। तो हिंदी उपन्यास के क्षेत्र में जो स्थान प्रेमचंद का है, नाटक के क्षेत्र में वही स्थान प्रसाद जी का है। हिंदी नाट्य साहित्य को एक नई दिशा, नया धरातल और नई गरिमा प्रसाद ने दी, इसीलिए उनके युग को प्रसाद युग कहकर पुकारा गया। हिंदी नाटक की पृष्ठभूमि तैयार करने का कार्य भारतेंदु ने किया। उन्होंने स्वयं नाटक लिखकर अपने सहयोगियों को इस दिशा में प्रेरित कर व्यावसायिक रंगमंच की नींव डाली। भारतेंदु द्वारा स्थापित नाट्य परंपरा को ही जयशंकर प्रसाद ने नया जीवन, नई दिशा और नया परिप्रेक्ष्य प्रदान किया। प्रसाद प्रधानतः ऐतिहासिक नाटककार के रूप में सामने आए। उनके नाटकों के नाम भी देखिए, विशाख, अजातशत्रु, जन्मेजय का नागयज्ञ, राजश्री, स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त, दूरस्वामिनी आदि। प्रसाद जी ने प्रधानतः ऐतिहासिक नाटक लिखे, क्योंकि संभवतः प्रधान देश का लेखक वर्तमान की क्षतिपूर्ति अपने गौरव में अतीत से करना चाहता है। तो देखिए कि प्रसाद युगेन जो है नाटक, उनकी विशेषताएं क्या है? तो देखिए उसकी प्रमुख विशेषताएं थी भारतीय इतिहास के गौरव एवं गरिमा का चित्रण करना, भारतीय संस्कृति की महिमा वर्णन करना, राष्ट्रीय चेतना की अभिव्यक्ति और युग जीवन का चित्रण, भारतीय नारी की महिमा प्रतिष्ठा, प्रेम तत्व की व्यंजना, प्रेम के लिए समर्पण का आदर्श, व्यक्तित्व का प्रभाव, भाषा एवं गीत योजना, अंतर्द्वंद का चित्रण, भारतीय और पाश्चात्य नाटक तत्वों का समन्वय, रंगमंच और अभिनय की सीमा और तत्सम गर्भित अलंकारित भाषा का प्रयोग। तो यह उनके नाटकों की विशेषताएं थी। नाट्य कला के उत्कर्ष की दृष्टि से उनके 3 नाटक जो है उल्लेखनीय है, स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त और दूरस्वामी। स्कंदगुप्त ने समृद्धि और ऐश्वर्य के सर्वोच्च शिखर पर आसीन गुप्त साम्राज्य की उस स्थिति का चित्रण है जहां भीतरी कलह, कौटुंबिक संघर्ष और बाह्य आक्रमणों के कारण
पतन के लक्षण दिखाई देने लगे थे। स्कंदगुप्त देवसेना के चरित्र, उनका प्रेम और त्याग आदि कलात्मक शैली में निरूपित है। भारतीय और पाश्चात्य नाट्य तत्वों के समन्वय के कारण वस्तु और शिल्प दोनों की दृष्टि से स्कंदगुप्त सर्वश्रेष्ठ नाटक है। अंतर्द्वंद का सफल चित्रण इसकी विशिष्ट उपलब्धि है। चंद्रगुप्त स्वतंत्रता आंदोलन की पृष्ठभूमि पर आधारित एक ऐतिहासिक नाटक है, जिसमें विदेशियों से भारत के संघर्ष और अंततः उसमें भारत की विजय का कथानक मुख्य है। कथा संघर्षण की दृष्टि से शिथिल होते हुए भी कथ्य की उदारता और उद्देश्य की गंभीरता की दृष्टि से यह प्रसाद का सफल नाटक है। चाणक्य, चंद्रगुप्त, मालविका और अलका आदि सुंदर चरित्रों का अवतरण नाटक की एक ध्यान आकर्षक उपलब्धि है। प्रसाद के नाटकों में इतिहास और आधुनिकता का सुंदर समन्वय और रंगमंचिता की दृष्टि से ध्रुवस्वामिनी का महत्वपूर्ण स्थान है। समस्या नाटक की संभावना का संकेत इसकी प्रमुख विशेषता है। इसमें प्रेम, विवाह, तलाक और पुनर्विवाह की समस्या का नाट्यात्मक अभिव्यक्ति हुई है। पुरुष यदि अयोग्य है ना, पुरुष यदि अयोग्य है तो क्या करना चाहिए? तो उसमें कायर है, कलिव है, स्त्री को मुक्ति पाकर दूसरा विवाह करने का अधिकार है। इस प्रकार वह ध्रुवस्वामिनी नाटक में कहना चाहते हैं। ठीक है। और देखिए, धर्म और राज्य का कोई अधिकार समर्थन नहीं करना चाहिए। नाटक की नायिका ध्रुवस्वामिनी जो है वह अपने पति रामगुप्त से मुक्ति पाकर अपने प्रेमी चंद्रगुप्त से विवाह करती है। लेखक ने इस प्रसिद्ध नाटक को हमारे सामने समस्यामूलक है ना कि प्रसाद ने ध्रुवस्वामिनी की रंगमंची दृष्टि से भी सफल नाटक सिद्ध हुआ है। आगे के जो नाटक थे उसमें रंगमंचिता बहुत कम थी, तो प्रसाद के समक्ष अपने अनुकूल रंगमंच नहीं था। अतः उन्होंने रंगमंच को दृष्टि समक्ष रखकर नाटक नहीं लिखे। उनका कहना था कि रंगमंच को नाटक के अनुकूल बनना चाहिए, नाटक को रंगमंच के अनुकूल नहीं। अपने अंतिम लघु समस्यामूलक नाटक ध्रुवस्वामिनी में उनकी मान्यता में परिवर्तन आया और परिणाम स्वरूप यह नाटक अभिनय और रंगमंच की दृष्टि से काफ़ी सफल माना गया है। ठीक है। प्रसाद के नाटकों पर एक और संस्कृत और के सुखांत नाटकों का प्रभाव है, दूसरी ओर शेक्सपियर के द्वंद्व प्रधान नाटकों का। दोनों का प्रभावशाली उनके नाटक कला पर दिखाई देते हैं। उनके नाटकों का अंत सुख दुख मिश्रित है, जिसे समीक्षकों ने प्रसादांत कहा है। इस प्रकार नाटक के क्षेत्र में प्रसाद ने नवीन स्थापनाएं कर अपने युग का पथ प्रदर्शन किया और आने वाले युग के लिए एक सशक्त भूमिका तैयार की। प्रसाद की ऐतिहासिक नाटक परंपरा में हरिकृष्ण प्रेमी का नाम उल्लेखनीय है। प्रेमी जी ने भारतीय इतिहास में मुगल काल को अपने नाटकों का प्रमुख आधार बनाते हुए हिंदू मुस्लिम एकता का समर्थन किया है। स्वर्ण विहान, रक्षाबंधन, शिव साधना, सीमा संरक्षण आदि प्रमुख नाटक है। प्रेमी जी के नाटकों में देश प्रेम की प्रबल अभिव्यक्ति है। कवित्व का प्रभाव प्रसाद की भांति उनके नाटकों पर भी देखने को मिलता है। प्रसाद युग में प्रसाद की परंपरा से एकदम अलग हटकर हिंदी नाटक को एक नई दिशा, एक नया मोड़ देने का कार्य लक्ष्मी नारायण मिश्र ने समस्या नाटक लिखकर किया। अपने सन्यासी नाटक में प्रसाद की ऐतिहासिकता के विरुद्ध अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए उन्होंने लिखा, इतिहास के गड़े मुद्दे उखाड़ने का काम इस युग के साहित्य में वांछनीय नहीं। अपने नाटकों को विषय वस्तु के चयन के लिए उन्होंने अतीत के पृष्ठों पर नहीं,
समाज के विस्तृत आंगन में झांका और समाज की अनेक विध समस्याओं का उद्घाटन किया। सामाजिक समस्याओं में उनकी दृष्टि नारी जीवन से संबंधित प्रेम, विवाह, तलाक, पुनर्विवाह, विधवा विवाह जैसी अनेक समस्याओं पर केंद्रित रही। नारी स्वतंत्रता आंदोलन, सती प्रथा का निषेध, स्त्री शिक्षा का प्रचार आदि सामाजिक स्थितियों का प्रभाव उनके नारीय चिंतन में दिखाई देता है। समस्याओं के समाधान में उनकी बुद्धिवादी दृष्टिकोण का परिचय मिलता है, जिसे समीक्षकों ने पश्चिमी नाटककार ईसन और बर्नार्ड शॉ का प्रभाव बतलाया है। सन्यासी, मुक्ति का रहस्य, राक्षस का मंदिर, सिंदूर की होली अनेक प्रमुख नाटक है। सिंदूर की होली उनका सर्वश्रेष्ठ नाटक है। नवीन नाट्य शिल्प से सज्जित इस समस्या नाटक में नारी जीवन की प्रेम, विवाह, काम आदि समस्याओं का द्वंद्वात्मक चित्रण, नारी उद्धार के प्रति मनोरमा का दृष्टिकोण आदर्शवादी है। मिश्र जी के नाटक शिल्प पर अंग्रेजी के यथार्थवादी नाटकों का प्रभाव स्पष्ट है। इस प्रकार प्रसाद युग में ही प्रसाद की नाट्य कला का अतिक्रमण कर मिश्र जी ने एक नए युग का सूत्रपात किया। प्रसाद युग के उपर्युक्त दो नाटककार और उनके नाटकों के अतिरिक्त छोटे बड़े अनेक ऐतिहासिक, पौराणिक, सामाजिक नाटक लिखे गए। गीति नाट्य, भावनाट्य, हास्य व्यंग्य प्रधान नाट्य रचनाओं भी छुटपुट प्रकाश में आई थी, किंतु कोई उल्लेखनीय उपलब्धि सामने नहीं आई। प्रसाद और मिश्र जी के अतिरिक्त कोई दूसरी प्रतिभा इस युग में उभर कर नहीं आई। पारसी नाटक कला से संबंध कुछ नाटक अनेक लिखे गए, मगर सिर्फ ऐतिहासिक महत्व, साहित्यिक नहीं। तो इस प्रकार यहाँ पर प्रसाद युग की समाप्ति होती है। उसके बाद देखिए प्रसादोत्तर नाटक, आखिरी विभाग जिसको हम प्रसादोत्तर नाटक कहते हैं। तो हिंदी का प्रसादोत्तर नाटक रंगमंच और जीवन यथार्थ के जुड़कर नवीन प्रयोगशीलता की ओर उन्मुख हुआ। प्रसाद के साहित्यिक दृष्टि से तो नाटक को स्मृति प्रदान की, किंतु रंगमंच की दृष्टि से वे दिशा निर्देशन न कर सके। उनकी रोमांटिक भावुकता भी नाटक पर हावी रही। दूसरी ओर मिश्र जी के नाटकों पर अतिशय बौद्धिकता का प्रभाव था। हिंदी नाटक को उपयुक्त सीमा से बाहर लाने का कार्य जिन नाटककारों ने किया, उनमें प्रथम नाम है उपेंद्रनाथ अश्क। उनके नाटकों में आधुनिक भावबोध की सुंदर अभिव्यक्ति अंजोदे दी उनकी नाट्य कला की सुंदरतम परिणति है। सनक की हाथ तक पहुंची हुई अंजों की कठोर अनुशासन प्रियता उसे आत्महत्या के लिए विवश कर देती है। अंजों की बहू अनिमा भी उसी की परंपरा में डल जाती है, जबकि अंजों का भाई प्रताप श्रीपत अपनी बहन का संपूर्ण विरोधी चरित्र है, जो अंजों के कठोर अनुशासन को जब तक झकझोर कर डालता है। नाटक की वस्तु योजना, चरित्रांकन और प्रतीकात्मकता रंगमंचित अपने आप में एक ऐसा उदाहरण है जो प्रसाद नाटकों को नई दिशा का संकेत बन जाता है। जीवन के यांत्रिकीकरण के खतरों की ओर लेखक ने नाट्यात्मक संकेत किया है। विष्णु प्रभाकर और जगदीश चंद्र माथुर इस अवधि के सफल नाटककार हैं। जटिल जीवनानुभूति की सार्थक अभिव्यक्ति और मंचीय कुशलता उनके नाटकों में देखी जा सकती है। जगदीश चंद्र माथुर का क्रोनाक एक विशिष्ट नाटक उपलब्धि माना गया है। क्रोनाक की रचना लेखक के तीव्र अंतर्द्वंद का परिणाम है। प्रभुसत्ता और अभावग्रस्त शिल्पी के बीच का संघर्ष इस नाटक का मूल कथ्य है। शारदिया भी माथुर जी का सफल नाटक है। आधुनिक भावबोध की प्रयोगधर्मीय नाट्य अभिव्यक्ति की दृष्टि से धर्मवीर भारती का अंधा युग सचमुच एक सशक्त रचना है।
गीति नाट्य की सार्थक परंपरा का सूत्रपात इस नाटक में हुआ है। इसमें महाभारत के 18वें दिन की संध्या से लेकर कृष्ण के देहासन तक क्षणों का कथा इसमें कही गई है। युद्ध का चरम मूल्यहीनता का कारण बतलाते हुए यह प्रतिपादित किया गया है कि युद्ध के बाद हर चीज़ के सारे अर्थ बदल जाते हैं, लेकिन भारतीय इसके उद्देश्य को लेकर कहते हैं। ये कथा ज्योति की है, अंधों के माध्यम से। परोक्ष रूप में कहा गया है कि अंधकार के माध्यम से ही प्रकाश तक पहुंचा जा सकता है। नाटकीय तनाव, द्वंद्व, भाषा की लयात्मकता की दृष्टि से यह हिंदी नाटक का अद्वितीय उपलब्धि है। स्वतंत्रता काल में डॉक्टर लक्ष्मीनारायण लाल ने अनेक नाटकों की रचना की है जो रंगमंच की दृष्टि से बहुत सफल माने गए हैं। अंधा कुआं, मादा कैक्टस, रात रानी, कर्फ्यू आदि प्रमुख नाटक है। कर्फ्यू आधुनिक जीवन की संवेदना को लेकर लिखा गया सशक्त नाटक है जो रंगमंच की दृष्टि से बहुत सफल है। डॉक्टर लाल के नाटकों में प्रतीकों का प्रयोग विशेष ध्यानाकर्षक है। हिंदी रंगमंच को समृद्ध करने में उनके नाटकों का योगदान महत्वपूर्ण है। दुष्यंत का एक कंठ विस्पाई भी इसी परंपरा का नाटक है। इसके अतिरिक्त देखिए जो है मोहन राकेश, उनके जो नाटक है रंगमंचता की दृष्टि से क्रांतिकारी मोड़ जो है नाटककार मोहन राकेश देते हैं। उन्होंने हिंदी नाटक को रंगमंच के साथ सार्थक रूप में जोड़ा, नाटक की भाषा और उसका एक नया संस्कार दिया। वस्तुतः हिंदी नाटक को सही शुरुआत मोहन राकेश से ही मानी जानी चाहिए। उन्होंने 3 नाटक लिखे, देखिए आषाढ़ का एक दिन, लहरों का राजहंस और आधे अधूरे। पहले 2 नाटक ऐतिहासिकता पर आधारित है और तीसरा नाटक आधुनिक जीवन बोध पर। आषाढ़ का एक दिन महाकवि कालिदास के जीवन पर आधारित है, तो लहरों के राजहंस बौद्धकालीन है और आधे अधूरे आधुनिक काल। तो इस प्रकार हम देख सकते हैं कि धीरे धीरे जो रंगमंचता की दृष्टि से सफल नाटक नहीं थे वह स्वतंत्रता तक और उसके बाद धीरे धीरे रंगमंचीय दृष्टिकोण से भी सफल नाटक होते हुए दिखाई देते हैं।